गुड मॉर्निंग एवरीवन। उन्नयन बिहार फेसबुक लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में टिश्यू के बारे में जाने थे कि टिश्यू कितने प्रकार का होता है। हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू के प्रकार के बारे में भी जाना था। आज हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू या अस्थायी ऊतक की तरफ, जो कि ये 9th क्लास का ही सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट है और ये 6th चैप्टर में है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में जाना था कि मेरिस्मेटिक टिश्यू में विभाजन की क्षमता होती है और ये पौधे के उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ विभाजन तीव्र गति से होती है। ठीक है, उसके प्रकार के बारे में भी हम लोग जाने थे। तो आज हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे। परमानेंट टिश्यू कोई अलग से प्रकार का टिश्यू नहीं होता है, बल्कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू अपनी विभाजन क्षमता खो देती है या उसमें विभाजन के फलस्वरूप जो अन्य कोशिकाएं बनती हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं विभाजन की क्षमता खोने के कारण, तो वो ही कोशिकाएं जो हैं वो परिवर्तित हो जाती है, किस में, मॉडिफाइड हो जाती हैं, किस में, परमानेंट टिश्यू में। यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं अपनी विभाजन क्षमता को खो देती हैं वो परमानेंट टिश्यू में परिवर्तित हो जाती हैं या परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेती हैं। इनके आकार और इनकी संरचना, इनकी संख्या तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनका संरचना, इनका कार्य, ये सब क्या होता है, निश्चित होता है। ये कोशिकाएं मृत भी हो सकती हैं और ये कोशिकाएं जीवित भी हो सकती हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी भी हो सकती है और पतली भी होती है। इनकी कोशिका के बीच में बड़ा सा वैक्यूल यानी कि खाद्य रिक्तिका पाया जाता है। वैक्यूल या रसधानी से कहेंगे, खाद्य रिक्तिका नहीं कहेंगे, उसे हम लोग रसधानी कहेंगे। ठीक है, इसमें बड़े संख्या में या बड़े आकार में वैक्यूल पाए जाते हैं। इसकी कोशिका द्रव्य काफ़ी घनी होती है, जो कि उनके भीतर जो कोशिका के जो विभाजन की जो क्षमता होती है उसके अनुसार इसके जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं या साइटोप्लाज्म होते हैं वो इसकी संरचना होती है। इसके अतिरिक्त ये परमानेंट जो टिश्यू है या जो ये अस्थायी ऊतक है, ये चूँकि ये मेरिस्मेटिक टिश्यू से परिवर्तित होते हैं, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के आधार पर इसको हम लोग दो प्रकार के टिश्यू में बांट सकते हैं। दो प्रकार के परमानेंट टिश्यू में इसको कह सकते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू तो हम लोग समझे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू से है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकता है। तो हम लोग प्राइमरी किसको कहेंगे? जो मेरिस्मेटिक टिश्यू एपिकल रीजन में होता है यानी कि शिरस्त्र में होता है और इंटर कैलरी टिश्यू में होता है, ये दोनों टिश्यू अगर परिवर्तित होते हैं तो वो बनाते हैं क्या? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। जो टिश्यू लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू से परिवर्तित होती है परमानेंट टिश्यू में, उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। यानी एपिकल और इंटर कैलरी से जो परमानेंट टिश्यू में परिवर्तित होता है वो कहलाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और जो
लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परिवर्तित होता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब हम लोग चलें परमानेंट टिश्यू के प्रकार के बारे में। ये परमानेंट टिश्यू का ही भाग है, लेकिन जो पोजीशन के हिसाब से अलग अलग कार्यों के हिसाब से परिवर्तित होता है उसे हम लोग 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहले हम परमानेंट टिश्यू को ही बांट करके देखते हैं। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसे हिंदी में कहेंगे सरल अस्थाई ऊतक, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अस्थाई, जटिल, अस्थाई ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं। पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरन काइमा। पैरेन्काइमा को हम लोग कहते हैं मृदुतक, इसको कहेंगे कॉलेनकाइमा को स्थूल कोण ऊतक, और इसे कहेंगे दृढ़ कोण दृढ़ ऊतक, इसे कहेंगे हम लोग दृढ़ ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक को 3 प्रकार से बांटते हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। इसे हम लोग कहेंगे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरनकाइमा। ठीक है, अब सरल अस्थायी ऊतक हम लोग किसे कहेंगे? सरल अस्थायी ऊतक जो कोशिकाएं किसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं का जो समूह होता है वो कोशिकाओं के समूह संरचना के हिसाब से, कार्य के हिसाब से एक समान होता है। यानी कि समान प्रकार के कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना और कार्य एक समान होते हैं उसे हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। यानी कि कोशिकाओं का वह समूह जिसमें उपस्थित सभी कोशिकाओं की संरचना और कार्य एक या कार्यात्मक दृष्टि से एक समान होते हैं, उसे हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब चले हम लोग बारी बारी से एक एक टाइप के पढ़ते हैं। पहले हम लोग देखें पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं गोल, अंडाकार या बहुभुजी
या अनियमित आकार की होती हैं और ये कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती हैं। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है और इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है और इसके बीच में बड़ा सा वैक्यूल या रसधानी होता है। यह कोशिका कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका पौधे के जो नए भाग होते हैं, यानी कि नया भाग जो निकल रहा होता है तने में, जड़ों में और पत्तियों के जो ऊपरी सरफेस है, यानी कि जो ऊपर का जो भाग है उस भाग में ये पैरेन्काइमा के जो उत्तक होते हैं वो मौजूद होते हैं। और इस उत्तक की एक और ख़ास बात है कि इसके कोशिका के बीच में जो स्थान होता है वो अपेक्षाकृत अन्य उत्तकों से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, ये लूज़ होती हैं। और जब दो कोशिकाएं के बीच के जो स्थान होता है उस स्थान को हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं और अन्य जो उत्तकें बनती हैं उनके बीच के गैपिंग को ये भरने का भी काम करता है, तो ये पैकिंग का भी काम करता है, इसीलिए इसको पैकेजिंग टिश्यू भी कहा जाता है। तो इसमें इसकी खासियत क्या है कि इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस थोड़ा बड़ा होता है, कोशिका भित्ति थोड़ी पतली होती है और ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। पौधों के जो तुरंत के नए भाग होते हैं उस भागों में ये पाया जाता है और इसमें वैक्यूल जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब हम इसकी थोड़ी सी संरचना देख लें कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो ये हम बताएं गोल भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है। ये हो गया सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति और ये हो गया वैक्यूल और इसके बीच में ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है और आप देख रहे हैं यहाँ बीच बीच में ये खाली स्थान है, ये बीच बीच में यहाँ ये क्या है, ये खाली स्थान है। इस खाली स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर स्पेस। इस ये जो खाली स्थान है बीच बीच में, इस खाली स्थान को हम लोग कहेंगे इंट्रासेलुलर स्पेस, अंतःकोशिकीय स्थान। इसको कहेंगे रसधानी, इसको कहेंगे कोशिका भित्ति। तो जब किसी पौधे को या किसी भी चीज़ को अगर हम इस तरह से काटते हैं, यानी कि उसको अनुप्रस्थ रूप से काटते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। उसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं TS, ठीक है। और जब इसी को हम लोग लंबाई से काटते हैं, तो इस लंबवत काटते हैं, तब इसको हम लोग कहते हैं LS, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। किसी भी चीज़ को अगर ट्रांसवर्स रूप से, अनुप्रस्थ रूप से काटेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ काट, और जब लंबवत रूप से काटेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे अनुदैर्ध्य काट। तो उसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में TS और LS लिखते हैं। तो TS लिखने का अर्थ है कि ट्रांसवर्स सेक्शन और LS लिखने का मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर हम इसी की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखें या LS में देखें, तो इसकी जो
संरचना होगी वो इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। वो इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। तो ये हमारा सेल वॉल हो गया, ये हमारा रिक्तिका हो गया या वैक्यूल हो गया, और इसके बीच के जो ये स्थान है, ये स्थान हमारा क्या हो गया, इंट्रासेलुलर स्पेस हो गया। यहाँ पर भी स्थान होगा, यहाँ पर भी स्थान होगा, तो ये सारा जो गैपिंग होगा वो इंट्रासेलुलर स्पेस होगा। यानी कि अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल रूप में देखें तो ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया वैक्यूल, और ये हो गया इंटर सेलुलर स्पेस, अंतःकोशिकीय स्थान। अब पैरेन्काइमा का क्या काम है, ये कौन सा कार्य करता है? तो बच्चों पैरेन्काइमा अभी हमने बताया कि ये क्या है, ये जीवित कोशिका है और नए भागों में ये ज़्यादातर पाया जाता है। तो जब ये पौधे के नए भाग में ऊपरी सतह पर यानी कि एपिडर्मिस के रूप में ये जब उपस्थित होता है या एपिडर्मिस में ये उपस्थित होता है, तो ये पौधे को क्या करता है, नए भागों को संरक्षण करने का काम करता है, यानी कि प्रोटेक्शन का काम करता है। तो पैरेन्काइमा क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम किया, और जो कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है उस स्थान को ये भरने का भी काम करता है। तो इसलिए इसको पैकेजिंग टिश्यू भी कहा जाता है, यानी कि ये भरण उत्तक भी इसे कहते हैं। दूसरा है ये कोमल अंगों को मजबूती प्रदान करता है, सपोर्ट देता है। तो इसलिए इसमें इसकी जो तनन शक्ति होती है, यानी कि उसको हम लोग कह सकते हैं कि जो टेंसाइल प्रवृत्ति होती है या टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो इसमें पाया जाता है, यानी कि थोड़ा सा लचीला टाइप से, यानी कि बर्दाश्त करने लायक होगा कि कोई उसको क्षति ना पहुंचा सके। दूसरा है ये स्टोरेज रीजन में, यानी कि पौधे के जो भाग फूड का संचय करते हैं, भोजन का संचय करते हैं, वहाँ पर ये भोजन संचय का काम करता है। साथ ही जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, पौधे के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको भी स्टोर करने का काम करता है, जैसे कि गोंद, रेजिन, टैनिन, ये सब जो है वो अपनी उत्तकों में ये संचय करने का काम करता है। क्योंकि
पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस अधिक होता है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, गैसों के विनिमय के लिए एक मार्ग भी प्रदान करता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से इसके द्वारा हो सकते हैं, इसमें भी ये सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त चूँकि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, तो इनके बीच बीच के स्थान में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है या क्लोरोफिल का क्या काम है, क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है, तो ये भोजन बनाने का भी काम करता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पैरेन्काइमा के भीतर हो रही होती है, तो उस समय इसको हम लोग कहते हैं कॉलन क्लोरोकाइमा टिश्यू, उसे हम लोग कहेंगे इसे हम लोग कहेंगे क्लोरोकाइमा। ठीक है, जब पौधे के ये हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, तो ये कहाँ होगा, पत्तियों में, नए पत्तियों में या नए तनों में। एक और पौधा आप लोगों ने देखा होगा, फ्लोटिंग प्लांट, यानी कि वो क्या होता है, पानी में वो प्लांट तैरता रहता है। तो पानी के भीतर तो पौधे सड़ जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर एक वैक्स का भी लेयर लगा रहता है, जिससे वो पानी में वो सड़ता नहीं है। लेकिन सड़ने का तो बच गया, लेकिन वो तैरता कैसे है? तैरने का मतलब है कि इनकी कोशिका के भीतर क्या होता है, कैविटीज़ होते हैं, यानी कि बहुत सारी गुहाएं होती हैं जिसमें कि एयर भरा हुआ रहता है। जब एयर भरा रहता है तो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, यानी कि एक बल प्रदान होता है। तो उस बल को, जिससे वो फ्लोट करता है या तैरता है, उस बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। तो उत्प्लावन बल की सहायता से क्या होता है, वो तैरने का काम करता है। तो ऐसे पैरेन्काइमा को जो फ्लोटिंग प्लांट में पाए जाते हैं और तैरने में मदद करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एरेन्काइमा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाला होगा तो उसको क्लोरेन्काइमा, और जब वो फ्लोटिंग प्लांट में होगा यानी तैरने वाले में होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एरेन्काइमा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टाइप के उत्तक की तरफ बढ़ते हैं। कॉलेनकाइमा। स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक ये भी जीवित कोशिका होती है, लेकिन इसकी जो कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी हुई होती है, वो कोशिका भित्ति जगह जगह पर क्या कर देता है, जमाव पैदा करता है, जिसके कारण से पौधे में लचीलापन का गुण आ जाता है। इसीलिए इसे हम लोग लचीलापन का गुण प्रदान करने के कारण इसे लचीला टिश्यू भी हम लोग कहते हैं। तो पौधों में ये लचीलापन का गुण प्रदान करने वाला ये उत्तक होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी भी होती हैं, अंडाकार भी होती हैं और बहुभुजी भी होती हैं, और इसकी भी कोशिका क्या होती है, वो जीवित होती है। यहाँ ध्यान देना बच्चों, पैरेन्काइमा में भी जीवित कोशिका होती है और कॉलेनकाइमा में भी जीवित कोशिका होती है। इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वो इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा की तुलना में थोड़ा कम होता है, और इसमें जो सेलुलोज है उसका जमाव थोड़ा अधिक हो जाता है। तो पौधों के नए भाग में ये विशेष करके एपिडर्मिस के नीचे ये ज़्यादातर पाया जाता है। पत्तियों का जो पर्णवृंत होता है, जहाँ से पत्तियाँ क्या होती है, जुड़ती हैं, जिसे हम लोग लीफ पेट्यूल कहते हैं,
वहाँ पर पाया जाता है। पुष्पवृंत, जहाँ से पुष्प निकलता है उसके जड़ों के पास जो यहाँ से वो निकला हुआ होता है वहाँ पर वो कोलेनकाइमा पाया जाता है। साथ ही ये पेडंकिल में भी पाया जाता है, लेकिन ये जड़ों में नहीं पाया जाता है। यहाँ ध्यान देना है कि कोलेनकाइमा जो है वो जड़ों में नहीं पाया जाता है और इंट्रासेलुलर स्पेस इसका कम होता है। ठीक है, अब इसकी संरचना को हम देखें, इसकी संरचना कैसी होती है। जैसा कि हमने बोला कि ये अनियमित आकार की होती है या बहुभुजी प्रकार की हो सकती है। इसकी कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत थोड़ी मोटी इसके जो ये कॉर्नर वाले जो भाग हुए, इस कॉर्नर वाले भाग पर सेलुलोज का जमाव क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ये कॉर्नर वाले जितने कोने वाले, क्योंकि स्थूल कोण नाम ही से स्पष्ट है, तो यहाँ पर सेलुलोज का जमाव अधिक हो जाता है। इसके भीतर भी रिक्तिका पाई जाएगी। और इसमें भी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सेल वॉल, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाए जाएंगे। इनकी कोशिकाओं के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो इंटरसेलुलर स्पेस अपेक्षाकृत ये कम होता है। यहाँ पे जो स्पेस बन रहा है वो अन्य की तुलना में यहाँ कम बनता है। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी ये सटी हुई होती हैं। तो इस प्रकार के जो ऊतक होंगे वो कहलाएंगे क्या, कोलेनकाइमा। तो अब इनका क्या काम है कोलेनकाइमा का, ये
मैकेनिकल सपोर्ट पौधे को प्राप्त करता है, प्रदान करता है, यानी कि पौधा जो होता है वो किसी बाहरी आघात से बचा रहता है, किसी बाहरी आघात से नुकसान नहीं पहुंचता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब खूब तेज़ हवा चलती है या आंधी चलती है तब क्या होता है, पौधा सूख जाता है लेकिन टूटता नहीं है। तो वो लचीलापन जो है वो कॉलेनकाइमा के उत्तक ही उसे प्रदान करते हैं, यानी कि तेज़ हवा से ये बचा हुआ रहता है, यानी कि वो जो लचीलापन है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो इसे प्राप्त होता है। तो वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, वो कॉलेनकाइमा के द्वारा। तो पौधे में ये सपोर्ट प्रदान किया, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान किया, और इसमें जो उपस्थित क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि ये हरे भागों में पाया जाता है, जड़ में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण का भी काम करता है। अब आए हम लोग तीसरा स्क्लेरेनकाइमा पे। दृढ़ उत्तक, नाम से ही स्पष्ट है, दृढ़ उत्तक यानी कि मजबूत उत्तक। ये कोशिकाएं, यानी इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं मृत होती हैं, जबकि इन दोनों में क्या था, कॉलेनकाइमा में और पैरेन्काइमा में कि जीवित थी, और इनकी कोशिका क्या होती है, मृत होती है। ये लंबी होती है और पतली होती है, ठीक है। दोनों सिरे इसके क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, यानी कि लंबे लंबे तरह से, लंबे लंबे आकार में ये पाए जाते हैं। इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। तो जबकि हम लोग जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म भी ट्रूली अलाइव है, यानी कि वही जीवित चीज़ है। तो अगर वो प्रोटोप्लाज्म ही नहीं होगा तो कोशिका क्या होगी, मृत होगी। इसीलिए स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका क्या होती है, मृत होती है, कि उसके जो जीवद्रव्य होते हैं वो मृत होते हैं। साथ साथ इसमें क्या होता है कि जगह जगह पर एक एक कड़ा पदार्थ जमा होता है। उस कड़े पदार्थ को हम लोग लिग्निन कहते हैं, वो जो कि सीमेंट के समान ये हार्ड होता है। तो लिग्निन के जमाव के कारण इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, काफ़ी हार्ड होती हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये पौधों के जो पेरीसाइकिल होता है उसमें पाया जाता है, या जो कॉर्टेक्स का रीजन है उसमें पाया जाता है, या पौधे के जो बीज होते हैं उसके जो कवर होते हैं वो काफ़ी हार्ड होता है, उसमें ये पाए जाते हैं। और जितने भी पौधे से जो रेशा प्रदान होता है, जैसे पटसन है, जूट है, तो इन सबों में क्या होता है, वो जो रेशा बनता है वो रेशा जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का ही होता है, यानी उसमें जो कोशिकाएं होती हैं या जो ऊतक होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा टाइप के होते हैं। और इसका जो अरेंजमेंट होता है वो ठीक उस समान होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, फर्श पर जो टाइल बिछाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे से सटा के बिछाते हैं, यानी कि उसमें बिल्कुल भी गैपिंग नहीं होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा के जो टिश्यू होते हैं उसके बीच में बिल्कुल भी गैपिंग नहीं होता, यानी कि इंट्रासेलुलर स्पेस इसके भीतर बिल्कुल ही नहीं होता है। इस कारण से ये क्या होते हैं, चूँकि डेड हैं तो एक लाइन से बिछे होते हैं और एक हार्ड यानी कि स्ट्रेंथ इसको प्रदान होता है। अब इसकी हम संरचना को देखें। इसके बीच खाली स्थान होता है जिसे कि हम लोग ल्यूमेन कहते हैं।
रैमिफाइड सेल वॉल, न्यूरॉन ल्यूमेन। ठीक है, अगर इसकी हम संरचना, ये तो एलएस हो गया, अगर हम इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें तो ये बिल्कुल सटे सटे हुए मधुमक्खी का छत्ता जैसे होता है उसी के समान बीच में बिल्कुल भी गैपिंग यानी कि दो कोशिकाओं के बीच में बिल्कुल भी गैपिंग नहीं होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है, लेकिन कोशिका के बीच में जगह जगह पर थोड़ा सा हल्का पोर मौजूद होता है। यहाँ इस तरह से इसमें हल्का पोर मौजूद होता है। छिद्र मौजूद होता है। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ये पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है और किसी भी बाहरी आघात से इसको सुरक्षा करने का काम करता है। तो आज बच्चों हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।